अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे कि स्पाइरल मॉडल क्या होता है। तो अगर आप इस वीडियो को आज अच्छी तरीके से आखिर तक देखें तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप किसी भी पेपर में अगर आपको स्पाइरल मॉडल का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने स्पाइरल मॉडल की तरफ। तो स्पाइरल मॉडल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल विच प्रोवाइड सपोर्ट फॉर रिस्क हैंडलिंग। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर मॉडल है जो कि हमें रिस्क हैंडलिंग की फैसिलिटी देता है। स्पाइरल मॉडल को डेवलप किया था बेरी बॉहम ने 1986 में। और जो मेन इसके इम्पोर्टेंट जो फीचर है वो ये है कि स्पाइरल मॉडल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्केंशल वाटरफॉल मॉडल एंड आइटरेटिव मॉडल। ये कॉम्बाइन करता है, कॉम्बिनेशन है दो मॉडल्स का, वाटरफॉल मॉडल का एंड आइटरेटिव मॉडल का। जैसा कि हमें मालूम है कि वाटरफॉल मॉडल में क्या होता है कि वहाँ पे फर्स्ट फेज की जो आउटपुट होती है हम सेकंड फेज में एज अ इनपुट यूज करते हैं। यानी कि एवरी फेज इज डिपेंड ऑन द आउटपुट ऑफ द प्रीवियस फेज। ये जो काम होता है ये वाटरफॉल मॉडल में होता है। तो हमारे स्पाइरल मॉडल में भी ऐसे ही होता है कि एक फेज की आउटपुट हम दूसरी फेज में एज अ इनपुट इस्तेमाल करेंगे। और आइट्रेटिव मॉडल की तरह, जैसे आइट्रेटिव मॉडल में हम बार बार जो है रिपीट करते हैं अपने प्रोजेक्ट को, यहाँ पे भी स्पाइरल जो है बार बार रिपीट होता है जब तक कि कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं हो जाता। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो स्पाइरल मॉडल है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्केंशियल वाटरफॉल मॉडल एंड आइट्रेटिव मॉडल। स्पाइरल मॉडल को हम लोग मेटा मॉडल भी कहते हैं। इसको मेटा मॉडल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इट सबज्यूम ऑल द अदर एसटीएलसी मॉडल्स। इसके अंदर बाकी एसटीएलसी के जो मॉडल्स हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। स्टूडेंट, स्पाइरल मॉडल एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है। हमने जितने भी पहले मॉडल पढ़े हैं उनके अंदर जितने भी डिसएडवांटेज थे उनको स्पाइरल मॉडल जो है वो ओवरकम करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वाटरफॉल मॉडल जो है वो लार्ज प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल नहीं होता, तो स्पाइरल मॉडल जो है वो लार्ज प्रोजेक्ट के लिए सुटेबल है। आइटरेटिव मॉडल जब हम देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि उसके अंदर कस्टमर के साथ जो इंटरेक्शन होती है वो सिर्फ फर्स्ट फेज में ही होती है। बाकी में जो जब हम रिपीट करते हैं आइट्रेशन में, उसमें डिजाइन, टेस्टिंग और रिव्यू फेज तो बार बार रिपीट होती हैं, लेकिन जो कस्टमर के साथ इंटरेक्शन होती है आइट्रेशन में वो रिपीट नहीं होती। लेकिन हमारा जो स्पाइरल मॉडल है उसमें हम हर फेज में कस्टमर से फीडबैक लेते हैं। इसलिए जो हम कहते हैं कि जो स्पाइरल मॉडल है वो एक मेटा मॉडल है। इसको फादर ऑफ द मॉडल्स भी कहा जाता है। अब स्पाइरल मॉडल को अगर हमने अंडरस्टैंड करना है तो हम 4 क्वाड्रेंट जो है वो बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे। जैसे मैंने आपने यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे मैंने 4 क्वाड्रेंट बनाए हैं, जिसमें जो पहला क्वाड्रेंट है वो उसको हम नाम देते हैं प्लानिंग का, या आप उसको आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव्स कह सकते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट को हम रिस्क एनालिसिस कहते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट को डेवलप एंड टेस्ट या इंजीनियरिंग फेज कहते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट को रिव्यू और एवेल्युएशन कहते हैं। एक्चुअली दीज आर दी एक्टिविटीज, हम इनको एक्टिविटीज भी कह सकते हैं और इनको फेजेस का नाम भी दिया जाता है। तो जब भी हम कोई स्पाइरल बनाएंगे तो हर स्पाइरल के अंदर ये चारों की चारों एक्टिविटीज जो हैं वो परफॉर्म होंगी। अब इन एक्टिविटीज में क्या क्या काम होता है इसको हम देख लेते हैं ताकि आपको स्पाइरल मॉडल अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो सबसे पहला जो हमारा फेज है या एक्टिविटी है वो है प्लानिंग और आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ से हम अपना स्पाइरल जो है वो स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने जो स्पाइरल है वो यहाँ से स्टार्ट किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से अपना स्पाइरल स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम प्लानिंग करेंगे, आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव्स करेंगे, यानी यहाँ पे कस्टमर के साथ कम्युनिकेट किया जाता है। कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन करके प्रोजेक्ट को समझा जाता है और फिर कस्टमर के से रिक्वायरमेंट जो है वो गैदर की जाती है। यानी कि प्लानिंग और आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव में हम कस्टमर से रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं, हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स को भी आइडेंटिफाई करते हैं। ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई का मतलब ये है, हम ये देखते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर हमने किस तरह का सॉफ्टवेयर बनाना है। इसके अलावा हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं और इन प्रॉब्लम्स के साथ हम उनके सॉल्यूशंस को भी इसी फेज के अंदर आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमने देखा कि जो फर्स्ट यहाँ पे फेज आता है
स्पाइरल के अंदर प्लानिंग और आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव्स का, उसमें हम क्या कर रहे हैं, कस्टमर से रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स और ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर इनके सॉल्यूशंस को भी हम इसी फेज में आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और जब हम अपनी प्रॉब्लम्स और उनके जो अल्टरनेटिव जितनी भी सॉल्यूशन है, चाहे वो 2 हैं या 4 हैं या 5 हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, देन हम अपने सेकंड फेज की तरफ चलते हैं जो कि रिस्क एनालिसिस का फेज है। अब रिस्क एनालिसिस फेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही वो फेज है जो कि इसको फादर ऑफ द मॉडल बनाता है, हमारे स्पाइरल मॉडल को फादर ऑफ द मॉडल बनाने का जो काम है वो रिस्क एनालिसिस फेज के ऊपर ही जाता है। और रिस्क एनालिसिस में हम क्या करते हैं, जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किए थे, प्लानिंग फेज में आइडेंटिफाई किए थे जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस, उसके साथ हम रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, यानी हर सॉल्यूशन के साथ कौन कौन सा रिस्क लिंक करता है हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं और वो सॉल्यूशन चूज करेंगे जिसके अंदर कम से कम रिस्क इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो रिस्क आर रिजॉल्व यूजिंग रिस्क मैटिगेशन स्ट्रेटजीज। हमारे पास डिफरेंट रिस्क मैटिगेशन स्ट्रेटजीज होती हैं जिनके सामने रखकर, जिन मेथड्स को रखकर हम हर सॉल्यूशन का रिस्क जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं और वो सॉल्यूशन चूज करते हैं जिसमें कम से कम रिस्क होता है। और इस फेज की एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इस फेज के एंड पर हम एक प्रोटोटाइप भी डेवलप कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रोटोटाइप क्या होता है। प्रोटोटाइप स्टूडेंट एक आप समझ लें एक वर्केबल सॉफ्टवेयर है या एक ट्रायल वर्जन होता है। हम ये ट्रायल वर्जन या प्रोटोटाइप इसलिए बनाते हैं ताकि हम देख सकें कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो कितना रिस्क हैंडल कर सकता है, क्योंकि हमने ये इस स्पाइरल की मेन बात ही यही है कि ये रिस्क हैंडल हमें बताता है कि कितना रिस्क जो है वो हमारा सॉफ्टवेयर हैंडल कर सकता है और ये हमें हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। जब हम यहाँ पे प्रोटोटाइप बना लेते हैं देन हम फिर थर्ड फेज की तरफ आ जाते हैं जो कि डेवलप एंड टेस्ट का फेज, या हम इसे इंजीनियरिंग फेज भी कहते हैं। अब इस फेज में हम क्या करते हैं, जो भी फीचर्स हमने रिस्क एनालिसिस फेज में आइडेंटिफाई किए होते हैं उनको हम डेवलप करते हैं, उनकी कोडिंग करते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर उनकी टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग एक बहुत ज़रूरी काम है, क्योंकि अगर हमने अपने प्रोजेक्ट की क्वालिटी को इन्हेंस करना है तो हमें अपने सॉफ्टवेयर की को बार बार जो है वो टेस्ट करना पड़ेगा। तो जो डेवलप एंड टेस्ट का फेज है इसमें कोडिंग की जाती है, डिज़ाइन किया जाता है और इसके अलावा हमारी जो टीम है वो इसको टेस्ट करेगी, वेरीफाई करेगी हमारे सॉफ्टवेयर को, जो भी फीचर्स हमने यहाँ पे प्रोटोटाइप में दिए होंगे। उसके बाद जब यहाँ पर सॉफ्टवेयर जो है टीम सॉफ्टवेयर जो टीम है हमारी वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर लेगी, देन फिर 4 क्वाड्रेंट में आ जाएंगे जिसको हम कहते हैं रिव्यू एंड एवेल्युएशन। तो जो भी आउटकम होगा थर्ड फेज का, ठीक है, अब हम उसको हम दे देंगे रिव्यू और एवेल्युएशन फेज को। तो यहाँ पे अब कस्टमर की इंटरेक्शन होगी, कस्टमर क्या करेगा, एवेल्युएट करेगा जितनी भी डेवलपमेंट अब तक हो चुकी है उस सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट बहुत लार्ज है और हमने उस लार्ज प्रोजेक्ट को अकोमोडेट करना है, तो कस्टमर जो है हर स्पाइरल के अंदर अपनी फीडबैक हमें प्रोवाइड करेगा। तो कस्टमर को हम वो सॉफ्टवेयर दिखाएंगे, कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट चेक करेगा और हमें फीडबैक देगा, ताकि नेक्स्ट फेज में फिर दोबारा से स्पाइरल चलने से पहले हम लोग कस्टमर की फीडबैक को आइडेंटिफाई कर लें, उसको देख लें और फिर जब कस्टमर अपने फीडबैक दे देगा तो हम अगेन स्पाइरल जो है देखें, यहाँ पे नेक्स्ट एक स्पाइरल स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप देखें यहाँ पे नेक्स्ट एक स्पाइरल स्टार्ट हो गया है। अब फिर अगेन हम प्लानिंग करेंगे, ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करेंगे, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उन सॉल्यूशंस का रिस्क एनालिसिस करेंगे, फिर हम यहाँ पे एक प्रोटोटाइप बनाएंगे और फिर हम दोबारा से उसको डेवलप और टेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम कस्टमर को रिव्यू और एवेल्युएशन के लिए दे देंगे। जब कस्टमर अगेन हमें रिव्यू और एवेल्युएशन के लिए प्रोजेक्ट दे देगा तो फिर हम फिर दोबारा से थर्ड स्पाइरल में जाएंगे, यानी कि हम दोबारा से लूप दोबारा स्टार्ट करेंगे। हम फिर अगेन प्लानिंग और आइडेंटिफाई करेंगे ऑब्जेक्टिव्स को, हम फिर दोबारा रिस्क एनालिसिस देखेंगे, हम फिर डेवलपमेंट टेस्ट करेंगे, फिर रिव्यू करेंगे और ये स्पाइरल जो है ये इसी तरह वर्क घूमता रहेगा, इसी तरह रिवॉल्व होता रहेगा जब तक कि कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं हो जाता। हमारा कस्टमर जब तक अपनी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर लेता, ये स्पाइरल जो है ये चलती रहेगी।
और इसी तरह जैसे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट स्पाइरल में हमारे पास प्रोटोटाइप 1 आता है, सेकंड में प्रोटोटाइप 2, थर्ड में प्रोटोटाइप 3, इसी तरह जितने भी स्पाइरल चलते जाएंगे तो हर रिस्क एनालिसिस की फेज के आखिर में हमें एक प्रोटोटाइप मिलेगा। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जो स्पाइरल मॉडल है इसके अंदर डेवलपमेंट बड़ी फास्ट होती है क्योंकि हमें जल्दी जल्दी प्रोटोटाइप बना रही होते हैं। The development process in spiral model in ST start with a small set of requirements and goes through each development phase for those set of requirements. अगर आप देखें कि जब जो डेवलपमेंट प्रोसेस होती है स्पाइरल मॉडल के अंदर, वो एक छोटी रिक्वायरमेंट से स्टार्ट होती है और फिर हम रिव्यू लेते हैं, कस्टमर मजीद उसमें अपनी रिक्वायरमेंट्स ऐड करता रहता है और ऐड करता रहता है अनटिल उसको अपना फाइनल प्रोजेक्ट मिल जाता है। इसलिए ये जो बेस लाइन जो फर्स्ट स्पाइरल है इसको हम बेस लाइन स्पाइरल भी कहते हैं। जो बेस लाइन स्पाइरल है, इधर से हमारा पास कंसेप्ट डेवलपमेंट आता है, फिर नेक्स्ट जो स्पाइरल है इससे हमारी सिस्टम डेवलपमेंट होती है, और जो थर्ड स्पाइरल इसमें हम सिस्टम मेंटेनेंस कर रहे होते हैं, और फोर्थ के अंदर हम लोग सिस्टम इन्हेंसमेंट कर रहे होते हैं कस्टमर के साथ फीडबैक लेकर। तो इस तरह स्पाइरल जो है आपका काम करता है। जैसे कि आपने देखा कि इसके हर फेजेस में डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं और ये स्पाइरल जो है घूमती जाएगी जब तक कि कस्टमर अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर लेता, यानी कस्टमर की सेटिस्फेक्शन पूरी नहीं हो जाती, स्पाइरल जो है वो बढ़ते ही जाएंगे। अब कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो हमने स्पाइरल मॉडल में हमें पता होनी चाहिए कि स्पाइरल मॉडल के अंदर ये जो ई स्पाइरल है इसको हम लूप भी कहते हैं, और हर लूप में जो एक्टिविटीज होती हैं, प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस, इंजीनियरिंग, एवेल्युएशन होती है। जैसे फर्स्ट लूप है तो इसके अंदर हम ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करते हैं, रिस्क एनालिसिस भी कर रहे होते हैं, डेवलपमेंट टेस्ट भी करते हैं, रिव्यू एंड एवेल्युएशन भी करते हैं। फिर जब हमारी सेकंड लूप स्टार्ट होती है, इन सेकंड स्पाइरल स्टार्ट होता है, उसमें अगेन फिर दोबारा से हम आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव करते हैं, रिस्क एनालिसिस करते हैं, डेवलपमेंट टेस्ट करते हैं। इसी तरह जब हमारी थर्ड लूप स्टार्ट होती है, अगेन हम आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव करते हैं, रिस्क एनालिसिस करते हैं। तो जब भी हम कोई नया स्पाइरल या लूप स्टार्ट करेंगे उस सब में हम लोग प्लानिंग, रिस्क एनालिसिस फेस करेंगे। तो एक स्पाइरल के जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्पाइरल्स हैं, यानी ये जो लूप्स हैं, ये हमें नहीं पता होते, ये प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है। लार्ज प्रोजेक्ट्स में ये लूप ज्यादा होती हैं और स्मॉल प्रोजेक्ट में ये लूप कम होंगी, और जितने ज्यादा ये स्पाइरल्स बढ़ते जाएंगे उतनी ज्यादा कॉस्ट जो है हमारे प्रोजेक्ट की बढ़ती जाएगी। तो स्टूडेंट ये तो था स्पाइरल मॉडल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको स्पाइरल मॉडल मेन जो इसका कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं कि स्पाइरल मॉडल को हम किन सिनेरियोज में यूज कर सकते हैं। जब हमारा प्रोजेक्ट लार्ज हो, लार्ज प्रोजेक्ट के लिए हम लोग स्पाइरल मॉडल को यूज करेंगे। वेयर द सॉफ्टवेयर नीड्स कंटिन्यूस रिस्क एवेल्युएशन, जब हमारे सॉफ्टवेयर को ज्यादा से ज्यादा रिस्क एवेल्युएशन की जरूरत होगी, यानी कि हमारा एक बड़ा प्रोजेक्ट है, जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उनको उनमें हमने ज्यादा से ज्यादा उसमें ज्यादा से ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, वहां पे हम स्पाइरल मॉडल को यूज करेंगे। रिक्वायरमेंट्स आर बिट कॉम्प्लिकेटेड एंड रिक्वायर्ड कंटिन्यूस क्लैरिफिकेशन, जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो, यूजर को ना पता हो कि उसको कौन सी रिक्वायरमेंट्स चाहिए, और इसी तरह जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम है उनको भी क्लैरिफिकेशन ना हो सही तरह से कि यूजर को क्या क्या चाहिए, तो वहां पे भी हम स्पाइरल मॉडल को यूज कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट चेंजेस, जहाँ पे सॉफ्टवेयर को ज्यादा चेंजेस की जरूरत हो वक्त के साथ साथ, क्योंकि स्पाइरल मॉडल जो है वो लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए होता है और लार्ज प्रोजेक्ट्स में हमें चेंजेस करनी पड़ती हैं वक्त के साथ साथ। तो इसलिए जहाँ पे सॉफ्टवेयर में ज्यादा चेंजेस की जरूरत हो वहां पे हम स्पाइरल मॉडल को यूज करते हैं। वेयर इनफ टाइम फ्रेम इज देयर टू गेट एंड यूजर फीडबैक, जहाँ पर यूजर ने हमें अनलिमिटेड टाइम फ्रेम दे दिया हो, इनके लिमिटेड टाइम फ्रेम ना हो, जैसे हमें यूजर के मुझे 1 महीने में चाहिए या 2 महीने में चाहिए सॉफ्टवेयर, तो वहां पर स्पाइरल मॉडल हम यूज नहीं करेंगे। स्पाइरल मॉडल हम वहां पे यूज कर लेते हैं जहाँ पे टाइम फ्रेम की कोई लिमिट ना हो। वेयर रिलीजेस आर रिक्वायर्ड टू बी फ्रिक्वेंट, जहाँ पे कस्टमर को ये चाहिए होता है कि वो जल्दी जल्दी अपने प्रोजेक्ट को मॉनिटर करे, देखे कि उसको प्रोजेक्ट कैसा बन रहा है, तो वहां पर हम लोग जो है स्पाइरल को यूज करेंगे। जैसे आप देखते हैं कि हर स्पाइरल में देखें सेकंड फेज में ही हमें प्रोटोटाइप मिल जाता है और फिर कस्टमर उसको एवेल्युएट कर लेता है। जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप किया होता है उसको फर्स्ट स्पाइरल में ही कस्टमर को रिव्यू के लिए दे दिया जाता है, और फिर उसको जो चेंजेस करानी होती हैं सेकंड स्पाइरल में करा लेता है। तो इस तरह उसको जल्दी जल्दी से रिलीजेस मिलती जाती हैं जिससे कस्टमर जो है सेटिस्फाइड होता रहता है। एडवांटेजेस क्या है स्पाइरल मॉडल के? एक तो डेवलपमेंट बड़ी फास्ट होती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने आपको बता दी हूँ कि आप सेकंड फेज में प्रोटोटाइप बना लेते हैं, इसलिए डेवलपमेंट बड़ी फास्ट होती है।
लार्जर प्रोजेक्ट्स एंड सॉफ्टवेयर क्रिएटेड एंड हैंडल इन अ स्ट्रेटेजिक वे। जो लार्जर सॉफ्टवेयर्स हैं या प्रोजेक्ट्स हैं उनको एक बड़ी तरीके के साथ हैंडल किया जाता है स्पाइरल मॉडल में। रिस्क एवेल्युएशन इज प्रॉपर, इसमें रिस्क एवेल्युएशन बड़ी प्रॉपरली होती है क्योंकि यहाँ पे रिस्क एनालिसिस का जो फेज है इसमें हम डिफरेंट रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज भी अपनाते हैं ताकि हम रिस्क को सही तरीके से मेजर कर सकें। मोर एंड मोर फीचर्स आर एडिड इन सिस्टमेटिक वे। हम बड़े ध्यान के साथ बड़े सिस्टमेटिक वे से इसके अंदर फीचर्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो भी यूजर इन्हेंसमेंट कराना चाहेगा वो बड़ी आसानी के साथ इसमें अकोमोडेट हो जाती है स्पाइरल मॉडल में। और रूम है कस्टमर की फीडबैक का, इसमें कस्टमर की फीडबैक भी हम हर फेज में ले रहे हैं। लेकिन आईटीटी मॉडल में हम देखते थे कि कस्टमर की जो फीडबैक है सिर्फ एक दफा दी जाती है, लेकिन जो स्पाइरल मॉडल है इसमें हर स्पाइरल में हर फेज में हम कस्टमर की फीडबैक ले रहे हैं, तो दिस वाज वेरी गुड, कस्टमर सेटिस्फाइड रहता है और हमारा प्रोजेक्ट भी अच्छा बनता है क्योंकि हम क्योंकि कस्टमर की फीडबैक लेके प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, इसलिए हमारा प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा डेवलप होता है। डिसएडवांटेज क्या है कि रिस्क एनालिसिस इज इम्पोर्टेंट फेज और रिक्वायर एक्सपर्ट पीपल। रिस्क एनालिसिस, इसके अंदर जो रिस्क एनालिसिस वाला फेज है ये बड़ा इंपॉर्टेंट फेज होता है, इसलिए इसके लिए हमें एक्सपर्ट पीपल चाहिए जो कि रिस्क एनालिसिस को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। इज इट नॉट बेनिफिशियल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट्स के लिए हमें ये जो मॉडल है इतना बेनिफिशियल नहीं होता क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी अगर हम स्मॉलर प्रोजेक्ट के लिए स्पाइरल मॉडल को यूज़ करेंगे। स्पाइरल में गो इन्फिनिटली, अगर हमारा बड़ा प्रोजेक्ट है हमें नहीं पता होता कि कितने लूप चलेंगे कितनी स्पाइरल्स चलेंगी, तो ये हम नहीं बता सकते कि कितनी स्पाइरल्स में कितनी फेजेस में हमारा जो स्पाइरल है वो कंप्लीट होगा। तो इसलिए ये भी एक इसका ड्रॉबैक है। डॉक्यूमेंटेशन इज मोर, इट हैज इंटरमीडिएट फेजेस, इसमें डॉक्यूमेंटेशन काफी होती है क्योंकि इसकी इंटरमीडिएट फेजेस होती हैं। इंटरमीडिएट फेजेस का मतलब ये है जैसे कि हर लूप में हम आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव करते हैं, रिस्क एनालिसिस करते हैं, डेवलपमेंट टेस्ट करते हैं, रिव्यू एंड वैल्यूएशन करते हैं। तो हर फेज की अपनी अपनी प्लानिंग होगी, रिस्क एनालिसिस होगा, डेवलपमेंट टेस्ट होगा, रिव्यू एंड वैल्यूएशन होगा। अब मैं यहाँ पे जो फेजेस कह रही हूँ वो एक्चुअली लूप है या स्पाइरल है। स्पाइरल एंड लूप को हम फेजेस का नाम भी दे देते हैं और ये एक्चुअली एक्टिविटीज होती हैं जो हम हर लूप में और हर स्पाइरल में परफॉर्म करते हैं। और ये स्पाइरल मॉडल जो है कॉस्टली हमें पड़ जाता है अगर हम स्मॉलर प्रोजेक्ट्स में इसको अप्लाई करते हैं, तो ये कॉस्टली हमें पड़ जाता है। तो स्टूडेंट ये तो था हमारा स्पाइरल मॉडल। मैं उम्मीद करती हूँ जब आपको स्पाइरल मॉडल बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो गया होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और मुझे ये भी बताइएगा कि आपको और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के किस टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए ताकि मैं उन टॉपिक्स को लेकर वीडियोस बना सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।